दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से देश के राजनीतिक हालात बनते जा रहे हैं, आर्थिक हालातों ने देश के राजनीतिक हालात को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आम आदमी की जरूरतें विपक्ष की लगातार चल रही मांग और उनके प्रदर्शनों के साथ क्लब होती जा रही है। उसके बाद अब एक बात तो लगभग तयशुदा लग रही है कि वैकल्पिक सरकार की तैयारी दिल्ली में हो रही है। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि केंद्र में वैकल्पिक सरकार की दिशा में अब राजनीतिक तौर पर कोशिशें तेज हो गई है। चाहे बिहार में राहुल गांधी का प्रदर्शन देखें, उन्हें काले झंडे दिखाए गए, इसके बावजूद उनकी भाव भंगिमा को देखें, और चाहे उस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव के पहुंचने की परिस्थितियों को देखें, चाहे उसमें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों की भूमिका को देखें, और जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर जहां महाविकास आघाड़ी के रूप में इंडिया गठबंधन दिखाई देता है, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक जहां ममता बनर्जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी ना जा सकने वाली ताकत अब जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, और दिल्ली जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से गुजरात लॉबी अपनी भूमिका को तय करते हुए दिखाई दे रही है, उसके बाद नवंबर के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में विंटर सेशन के दरमियान क्या होगा, इसको लेकर काफी कुछ पढ़ा जा सकता है। आज परिस्थितियां क्या दिखाई दे रही है? परिस्थितियां यह है कि 240 वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए उसके सहयोगी दलों के भीतर एक तरह के भ्रम की स्थिति है। परिस्थितियां यह है कि सरकार मुद्दों के समाधान की दिशा में अग्रसर नहीं है। परिस्थितियां यह है कि सरकार के पास जो आर्थिक दस्तावेज है, वो आर्थिक दस्तावेज इस देश के मिजाज के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। और परिस्थितियां यह है कि इस देश में कामगार हो, चाहे नौकरी पेशा दूसरे लोग हों, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, खेती किसानी का, सब के सब एक ऐसे तरह से परेशान से हालत में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाला सिस्टम भी इस सरकार को विसर्जित करने की दिशा में अब बहुत ज्यादा दूसरे तरीके से सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की भारतीय जनता पार्टी क्या है, जरा इसे 2014 की भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर करें, उससे तुलना करके देखें, तो आज की भारतीय जनता पार्टी निराश है। नेतृत्व के स्तर पर इस तरह की किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति है कि नेता पद नहीं छोड़ना चाहता। पार्टी के सिस्टम पर चाहे कुछ भी हो जाए, कब्जा जमाए रखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्रियों की जमात बीजेपी के अंदर बढ़ती जा रही है, और दिल्ली के अंदर से रिमोट के द्वारा दिल्ली से लेकर राज्य सरकारों तक को संघीय ढांचा होने के बावजूद एक केंद्रीकृत व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, उसके सहारे चलाने वाली व्यवस्था लगभग जो हावी हो चुकी है इस देश में, खासकर सत्ताधारी बीजेपी के ऊपर, उसका विस्तार सभी दलों की सरकारें के ऊपर कर दिया जाए, इसके लिए एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है। संसद में पेश भी किया गया। वो कानून यह है कि किसी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए, और उस मामले में यदि सीरियस मामला दे दिया जाए, उसे सीरियस मामला बना दिया जाए, या सीरियस मामले के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, उसके बाद 30 दिनों तक जमानत नहीं होती, तो उस व्यक्ति का पद पर बने रहना असंभव है। इस तरह के कानून किस लिए है? इस तरह के कानून इसलिए हैं ताकि हेमंत सोरेन की पार्टी में चंपई सोरेन प्रयोग के बावजूद भी सत्ता को अपने नियंत्रण में लाया जा सके, ताकि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन जाए, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर महीने 2 महीने से आगे न बढ़ पाए, ताकि दक्षिण के राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का खुद का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है, मसलन तमिलनाडु की बात करें, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल के साथ सत्ता को बार्गेन करने की स्थिति में जा सके। और सरकार के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता लव एंड हेट वाला हमेशा से बना रहा है, खासकर मोदी शाह के दौर में 2014 में सत्ता के साथ खड़े चंद्रबाबू नायडू 2018 आते आते लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की हद तक उनकी पार्टी चली गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरावती का प्रोजेक्ट जिस रफ्तार से चलना चाहिए, उस रफ्तार से चलाने के लिए दिल्ली तैयार नहीं है।
जिस रफ्तार से विभाजन के बाद बचे हुए आंध्र प्रदेश की विकास गाथा लिखी जानी चाहिए, उसके लिए दिल्ली तैयार नहीं है। यूं कहें कि गुजरात लॉ भी तैयार नहीं है। और जिस रफ्तार से सामाजिक न्याय के ढांचे को नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड की अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, कहा जा रहा है कि अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की तैयारी में है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी बिहार पर जिस तरह से नजर गड़ा के बैठी हुई है, उसके बाद यह साफ हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार की स्थिति भी वही कर दी जाएगी जो एकनाथ शिंदे की है। क्या चंद्रबाबू नायडू को भी उसी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा जहां आज केसीआर तेलंगाना में खड़े हैं, या फिर चिराग पासवान और जयंत चौधरी की भूमिका जो पहले से ही बहुत छोटी हो गई है, क्या उसे और छोटी करने की तैयारी हो रही है। जब ये सारी परिस्थितियां सहयोगी दलों को दिखाई दे रही है, सीबीआई ईडी की भूमिका को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे हैं, उन सब परिस्थितियों के बीच संघ यदि सरेंडर करता हुआ दिख रहा है, मोहन भागवत यदि यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, 75 साल की उम्र सीमा वाले सवाल पर जिस तरह से गोलमोल तरीके से वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तो ये साफ हो चला है कि संघ में 240 सीटों वाले नरेंद्र मोदी से लड़ने का मादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो संघ के इशारे पर लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भी विद्रोह हो जाता है। खासकर 2005 की परिस्थिति को याद करें तो बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ जिन्ना विवाद को खड़ा करने में कोई था तो वो संघ था। पूरी पार्टी आडवाणी के खिलाफ हो गई, लेकिन वो साल दूसरा था, हालात दूसरे थे। हालात ये थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी होती है तो आज तो 240 सीटों वाली है, 182 सांसदों वाली भाजपा जो अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में चल रही थी, उस भाजपा को तो संघ अपने टर्म्स पर डिक्टेट नहीं कर पाया, अपने इशारे पर चला नहीं पाया, तो उससे 58 ज्यादा सांसदों वाली भाजपा को भला कैसे चला पाएगा। ये सवाल संघ से लेकर भाजपा तक साफ दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को देखें, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग बीजेपी की छीछा लेदर न करा दे। चुनाव भले बीजेपी के या एनडीए के कैंडिडेट को ना हरा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंतर कला को, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम से, केंद्रीकृत व्यवस्था से बाहर निकलने की जद्दोजहद को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रूढ़ी बनाम बालियान के चुनाव के हद तक लाकर न खड़ा कर दे, ये सबको अब दिखाई देने लगा है। और जब सबको ये दिखाई दे रहा है तो इसमें दिल्ली के जरा बदले हुए मोहरे को आप देखिए तो साफ दिखाई देगा कि वैकल्पिक सरकार की आहट अब क्यों महसूस की जा रही है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सरकार में नंबर 2 वाली जो भूमिका 2014 में राजनाथ सिंह को दी गई और कागजी तौर पर 14 से लेकर अब तक बरकरार है, लेकिन वो कागज पर ही सिमट कर दिखाई दे रही थी, क्योंकि नंबर 2 की भूमिका में पूरे देश को दिख रहा था कि अमित शाह दिखाई दे रहे थे। जरा कुछ दिनों की परिस्थितियों को देखें तो ये साफ हो चला है कि चाहे ऑपरेशन धनखड़ रहा हो, धनखड़ का इस्तीफा प्रकरण, चाहे संसद के अंदर की दूसरी परिस्थितियां रही हो, चाहे नीतीश नायडू जगन मोहन को साधने की बात रही हो, हर जगह राजनाथ सिंह फ्रंट पर लाए गए। यानी कागज पर जो उनकी भूमिका थी उसको अचानक ऊपर लाया गया। लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाल लिया जाए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच दूरियां बढ़ गई है और सत्ता के गिरने की परिस्थितियों के पैदा होने का कारण यह है? जी नहीं। सत्ता की राजनीति करने वाला हर व्यक्ति, याद रखिए, कभी भी अपने राजदार को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाता। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दूसरे के राजदार हैं, इतने पुराने हैं, इतनी गाढ़ी दोस्ती है। जिस गाढ़ी दोस्ती में राजदार होना स्वाभाविक है कि वो एक स्वाभाविक परिणति होती है। अटल आडवाणी भी एक दूसरे के राजदार थे, साथ में खिचड़ी बनाने से लेकर झंडे वालान से लेकर देश के दूसरे हिस्सों का सफर। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया? जब तक वो शारीरिक तौर पर सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं रह गए, उसके बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा की तरफ से पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने होशो हवास में, अपने सक्रिय रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के राज्यारोहण की गुंजाइश नहीं बनाई। यह अलग बात है कि उनके गिरते स्वास्थ्य के बीच बना तो दिया गया, देश ने स्वीकार नहीं किया और वो प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। यही स्थिति
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बनी हुई है। अमित शाह दिल्ली की सत्ता में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। सत्ता के लिए महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और बिना महत्वाकांक्षा के कोई नेता, कोई सिस्टम, कोई व्यक्ति, कोई इरादा, कोई देश का या किसी समाज के किसी दूसरे सेक्शन का भला नहीं कर सकता। लेकिन उस महत्वाकांक्षा की राह में जो रोड़े हैं, नरेंद्र मोदी उन रोड़ों को क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? उन राजनीतिक रोड़ों को अमित शाह के लिए रेड कारपेट बिछाने वाले हालात क्यों नहीं बना रहे? क्या पावर बैलेंस, सत्ता के संतुलन को साधने के लिए मोदी को के द्वारा अमित शाह को चेक एंड बैलेंस करने के लिए कुछ और परिस्थितियां भी है? जरा एक एक कर इस कड़ी को समझिए तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ साफ हो जाता है। पहली बात, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि गुजरात की राजनीति में आनंदीबेन पटेल और अमित शाह एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बावजूद इसके आनंदीबेन पटेल लखनऊ के राजभवन में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक कड़ी का काम करती है। आनंदीबेन पटेल को लखनऊ में रखने का मतलब है कि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षा अमित शाह से टकरा रही है, वहां पर अमित शाह के पास अपना कोई आदमी नहीं है जिससे कि उस सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। चेक एंड बैलेंस की शुरुआत एक तरफ गुजरात की राजनीति में है। गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी के दौर में उनके दिल्ली आने के बाद अमित शाह का दखल लगभग खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां से किसी भी राजनेता के राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की शुरुआत होती है, वहां पर पूरी तरह से अमित शाह का रास्ता बंद कर दिया गया। एक तरफ आनंदीबेन पटेल तो दूसरी तरफ कंपिटिटर योगी आदित्यनाथ। रही बात महाराष्ट्र की, जो इस देश का आर्थिक पहिया है, जिस राज्य के सहारे दिल्ली की सत्ता का पावर इक्वेशन कहीं ना कहीं मनी इक्वेशन के साथ, जनतंत्र और धनतंत्र का मेल जिस सियासत के साथ होता है, उसमें गुजरात मॉडल तो न्यू एंट्री है, पहला मॉडल तो महाराष्ट्र मॉडल है। उस महाराष्ट्र मॉडल में अमित शाह की ताकत एकनाथ शिंदे के सहारे चलती थी। अमित शाह की भूमिका शिंदे मॉडल के सहारे चलती थी, शिवसेना मॉडल के सहारे चलती थी। लेकिन आज की तारीख में देखें तो अमित शाह की भूमिका वहां भी नगण्य होती जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की भूमिका नगण्य होती जा रही है। देवेंद्र फडणवीस खुद दिल्ली की सत्ता के मोदी के उत्तराधिकार के बड़े दावेदार के तौर पर खुद को देख रहे हैं और कहा जाता है कि संघ की भी जब पावर शिफ्टिंग के साथ साथ जनरेशनल शिफ्ट, यानी पीढ़ीगत बदलाव की तरफ जब संघ देख रहा है, तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता राजनाथ सिंह और गडकरी को तो मिलेगी नहीं। अगले जनरेशन में सत्ता जाएगी जो 15-20 साल उम्र में छोटे लोग हों, और उस हालात में देवेंद्र फडणवीस ही सामने होंगे, योगी आदित्यनाथ ही सामने होंगे। फिलहाल यही दो कंपटीटर है। हो सकता है कि संजय जोशी भी आ जाए और अमित शाह भी आ जाए। आज की तारीख में संजय जोशी के एंट्री की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी मोदी युग खत्म नहीं हुआ। और जब मोदी युग खत्म नहीं हुआ है, तो क्या नरेंद्र मोदी खुद ही मोदी युग का अवसान इस रूप में चाहते हैं कि हम नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई नहीं? यही राहुल गांधी की वो भूमिका शुरू होती है, यही विपक्ष की वो कवायद शुरू होती है, और यही सत्ता की हठधर्मिता का कुछ कुछ संकेत मिलना शुरू होता है कि सत्ता की हठधर्मिता सत्ता के विसर्जन की तरफ तो नहीं जा रही है। मौजूदा सत्ता अपने अर्थ को खोती तो नहीं जा रही है, क्योंकि गठबंधन की सरकारें परस्पर विश्वास के माहौल में चलती है। जांच एजेंसियों के दबाव में सहयोगी दलों को रखकर सरकारें नहीं चलाई जाती। ये बात नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या इस स्थिति के लिए तैयार हो गए हैं कि हम नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं? राहुल गांधी क्या इस स्थिति के लिए तैयार हो गए हैं कि वैकल्पिक सरकार के लिए अब जगह बनती जा रही है? और क्या सरकार के सहयोगी दलों में से कुछ दल इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि हालात अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो एनडीए के जहाज की सवारी करना अब छोड़ना ही एक मुनासिब विकल्प दिखाई दे रहा है? कई सारे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। मसलन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली से जो चाहते हैं वो 99 सांसदों वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार दे पाएगी या 240 वाली दे पा रही है? स्वाभाविक है 99 वाली से बार्गेनिंग का अवसर ज्यादा होगा, 240 वाली से बार्गेनिंग उतनी आसान नहीं है। नीतीश कुमार, उनके हालात क्या है? चुनाव तक सब्र रखकर बैठे हुए हैं। चुनाव के बाद चूंकि नीतीश कुमार की राजनीति खुद के पलटने के साथ साथ दूसरे को पलटाने की होती है, वैसे ये कहना हम मुनासिब नहीं होगा
कि नीतीश कुमार ही पलटू राम है, क्योंकि बिहार की सियासत में तो सभी पलटते ही हैं। मोहन भागवत भी अब अपनी बयान से पलट रहे हैं। तो जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के अंदर उनकी ग्रिप कमजोर हो गई है, वो ग्रिप दरअसल कमजोर तो नहीं दिखाई दे रही। हाँ, कुछ बातें ऐसी जरूर है जहां उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके नंबर इतने नहीं है कि वो दल बदल कानून को दरकिनार करके जनता दल यूनाइटेड के अंदर टूट कर आ सके। वो हालात जनता दल यूनाइटेड के अंदर हैं, लेकिन अविश्वास का माहौल और विश्वास के माहौल की जरूरत, इन दोनों के बीच इंडिया गठबंधन आकर खड़ा हो गया है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आज एंट्री की, जिस प्रकार से लालू यादव के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन की एकता कहीं से टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो गिरते हुए आर्थिक हालात के बीच, ट्रंप टैरिफ के बीच, नायडू की भूमिका के बीच, नीतीश कुमार की संभावित भूमिका के बीच और इंडिया गठबंधन की एकता के बीच जो एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है, बहुत सामान्य से दिखाई दे रही है, वो ये है कि एनडीए गठबंधन अंदर से एकजुट नहीं है। वरना कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बिहार में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो रहा? कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें चंद्रबाबू नायडू को पहले बताने की बजाय उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर पहले जगन मोहन रेड्डी से डिस्कस किया जाता है? और वो कौन सी परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई है कि अचानक अमित शाह वाली भूमिका का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर राजनाथ सिंह को थमा दिया गया है? समन्वय की भूमिका, समन्वयकारी चेहरे को सामने लाने की कोशिश, इसके पीछे सत्ता की परिस्थितियां हैं या सत्ता अब इस हालात में पहुंच गई है जब उसे दिखाई दे रहा है कि नवंबर के बाद बदलाव अवश्यंभावी हो चला है। बदलाव जब नवंबर के बाद अवश्यंभावी हो चला है, तो क्या नवंबर तक, बिहार चुनाव तक नरेंद्र मोदी लोकसभा को टिकाए रखेंगे, नई लोकसभा चुनाव के हालात को पैदा करेंगे, या केंद्र में वैकल्पिक सरकार का मार्ग प्रशस्त करेंगे? इन दो परिस्थितियों के बीच में पूरा देश दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आगे चल के कौन से हालात बनते हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, उन हालात में आर्थिक परिस्थितियां और देश के आम लोगों की परिस्थितियों के साथ सांसदों के अंदर जिस प्रकार से बेचैनी है, जिसका एक ट्रेलर आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखा था, उसकी अगली झलक देखने के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक ट्रेलर ही होगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। बड़ी चीज जो दिखाई देगी, बड़ी पिक्चर जो दिखाई देगी, वो जनता के बीच से दिखाई दे रही है। और जनता के बीच से जो चीजें दिखाई दे रही है, उस दबाव को नायडू भी महसूस कर रहे हैं, उस दबाव को नीतीश कुमार भी महसूस कर रहे हैं, उस दबाव को हेमंत सोरेन से लेकर यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सांसद हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं। तो इन हालातों में नवंबर तक क्या सियासत का कुछ नया खेल होगा? देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।